दोस्तों आने वाला समय दिसंबर 2025 के पहले हफ्ते को इंडियन एविएशन हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक समय कर जानने वाला है, क्योंकि एक ही हफ्ते में इंडियन एविएशन ने 2000 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिलेशंस ऑलरेडी देख चुके हैं। दोस्तों अगर मैं दिसंबर 4 की बात करूं तो एक ही दिन में 300 से 350 फ्लाइट कैंसिल हो चुके हैं और दिसंबर 5 आते आते दोस्तों ये फिगर 1000 फ्लाइट कैंसिलेशन तक पहुंच चुका है। जो बात नवंबर के महीने से हल्के हल्के 20-25 डेली कैंसिलेशन से शुरू हुई थी, वो दिसंबर का पहला हफ्ता आते आते एक बहुत बड़ा क्राइसिस बन चुका है। एक ऐसा क्राइसिस जो इंडियन एविएशन सिस्टम ने पहले कभी देखा नहीं और शायद ही आने वाले समय में कभी देखेगा। दोस्तों अगर आप एयरपोर्ट के सीन्स देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह के इमेजेस दिखेंगे जहां पर लोग परेशान है, हैरान है, एक केओस का माहौल बन चुका है, एक हड़बड़ी का माहौल बन चुका है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कि उनके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि फ्लाइट्स कैंसिलेशंस होते जा रहे हैं, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच नहीं रही है और सारे प्लान ठप हो चुके हैं। और ये प्रॉब्लम इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये जो ठंड का मौसम होता है, ये फेस्टिवल्स का मौसम होता है, शादियों का मौसम होता है, अलग अलग गैदरिंग्स का मौसम होता है और बहुत सारे लोग अपने अपने घर जाने के लिए बहुत उत्सुक थे। लेकिन जब ये खबरें मार्केट में आ रही है कि रोज की 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो रही है, तो दोस्तों लोगों में हड़कंप मचा हुआ है, क्योस मचा हुआ है। और सबसे बड़ी शॉक की बात तो यह है कि ये जो प्रॉब्लम आया है, ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है एक ऐसी एयरलाइन से जो इंडियन एविएशन का बैकबोन मानी जाती है। और दोस्तों उस एयरलाइंस का नाम है इंडिगो एयरलाइंस। इंडिगो एयरलाइंस आज तक इस बात के लिए जानी जाती थी कि उनका ऑन टाइम परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया रहा है। और अगर आप देखेंगे 80 to 85% का जो ऑन टाइम परफॉर्मेंस है, ये मेंटेन करने वाली इंडिया की, भारत की टॉप 1 to 3 कंपनीज के बीच में आती है। और दोस्तों इसीलिए सबसे बड़ा शॉक कंज्यूमर्स को यहां पर लगा हुआ है। दोस्तों इस शॉक का माहौल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस भारत की सबसे मेजर एयरलाइन से तकरीबन 60% का मार्केट शेयर होल्ड करती है, दिन के 2200 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट करती है। और दोस्तों 20 to 100 फ्लाइट्स में से अगर इंडिगो एयरलाइंस खुद 1000 फ्लाइट से ज्यादा कैंसिल कर रहा है, तो ये कितना बड़ा क्राइसिस होता है, इसका अंदाजा इसी फिगर से लग जाता है। तो दोस्तों सोचने वाली बात यह है कि अगर इतना बड़ा क्राइसिस आया है तो ये क्यों आया है, और ये आया है तो ये सॉल्व किस तरह से होगा, और इससे हम क्या लेसन सीख सकते हैं कि आने वाले समय में किस तरह के बदलाव इंडियन एविएशन सिस्टम में आएंगे और आने वाली पीढ़ी ये प्रॉब्लम फेस ना करे, इसके लिए क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे कि प्रॉब्लम ओरिजिनेट कहां से हुआ, इसके लिए किया क्या जा रहा है और आने वाले समय में इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का इनसाइट आपकी ट्रैवल जर्नी के लिए बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होगा। क्योंकि अगर आप इस तरह की केस स्टडीज नहीं पढ़ेंगे तो आने वाले समय में आपको खुद ट्रैवल कैंसिलेशन की वजह से हजारों रुपए का फटका लग सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते आज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो, जहां पर हम जानेंगे कि क्या हुआ था कि इतने ज्यादा कैंसिलेशंस इंडिगो को करने पड़ रहे हैं। जिस क्राइसिस से आज हम लोग जूझ रहे हैं उसकी शुरुआत हुई थी 1 नवंबर 2025 से। 1 नवंबर 2025 वो डेट है जहां पर डीजीसीए मतलब कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने कुछ नए रूल्स मार्केट में लाए, जिससे एविएशन को रेगुलेट किया जाता था। और ये नए रूल्स क्या थे? इन नए रूल्स को कहा जाता है दोस्तों फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस, मतलब कि एफडीटीएल। एफडीटीएल वो नियम है जिससे पायलट्स और जो एयरलाइन क्रू होता है उनका वर्क टाइमिंग रेगुलेट किया जाता है। दोस्तों प्लेन चलाने के लिए कुछ एसेंशियल चीजों की जरूरत होती है, जिसमें से सबसे एसेंशियल पर्सन होता है पायलट, उसके बाद होता है केबिन क्रू, उसके बाद जो सपोर्टिंग क्रू होता है वो। अब दोस्तों जो भी लोग हवा में उड़ते हैं, जो प्लेन को चलाते हैं, प्लेन के अंदर की सेवा प्रदान करते हैं, उनके लिए कुछ नियम होते हैं कि हफ्ते में वो कितने दिन फ्लाई कर सकते हैं और कितने दिन उनको रेस्ट कंपल्सरीली दी जानी चाहिए। और ये जो रेस्ट का पीरियड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फ्लाइट्स का अगर आप ऑपरेशन देखेंगे तो वो रात में होता है, वो दिन में होता है, वो शाम में होता है, वो अलग अलग समय पर होता है। और अलग अलग समय पर ह्यूमन बॉडी अलग अलग तरह से रिएक्ट करती है और इसके लिए अलग अलग सिचुएशंस को देख के कुछ नियम बनाए जाते हैं कि भाई इतने इतने घंटे के फ्लाइंग के बाद में इतना इतना घंटे का रेस्ट पायलट और क्रू को मिलना चाहिए।
अब दोस्तों पहले जो नियम थे उसमें एक हफ्ते में किसी पायलट को कम से कम 36 घंटे का रेस्ट मिलना चाहिए था। मतलब कि अगर वो 7 दिन फ्लाई करता है, 7 दिन ड्यूटी करता है, तो उसको कंपल्सरीली कंटिन्यूअस स्लॉट में 36 आवर्स का रेस्ट मिलना चाहिए था। अगर एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, अगर कोई पायलट हफ्ता भर काम करता है, मंडे से लेके फ्राइडे तक काम करता है और फ्राइडे नाइट से अगर उसका रेस्ट पीरियड शुरू होता है तो वहां से 36 आवर्स तक दोस्तों उसको रेस्ट लेना कंपलसरी था और इसके बाद वो संडे आफ्टरनून से काम पे वापस आ सकता था, नई फ्लाइट उड़ा सकता था। लेकिन जो नए नियम है इसमें 36 आवर्स का जो रेस्ट पीरियड था इसको बढ़ाकर कर दिया है 48 आवर्स का। और इससे इंपैक्ट क्या है कि जो पायलट पहले फ्राइडे के दिन रेस्ट करता था और वहां से वो संडे को आफ्टरनून को काम पे आ जाता था, अब उसको संडे नाइट भी रेस्ट करना पड़ेगा, पूरे 2 दिन मतलब कि 48 आवर्स को रेस्ट करना पड़ेगा। और फ्राइडे को छोड़ा हुआ पायलट सिर्फ काम को आ सकता है अगले मंडे को ही। अब ये जो 36 आवर्स से 48 आवर्स का रेस्ट पीरियड बढ़ाया गया, इससे 12 घंटे का पायलट का यूटिलाइजेशन कम हो गया और इसके वजह से हो गया पायलट का शॉर्टेज। और दोस्तों अगर पायलट ही नहीं होगा तो प्लेन उड़ेगा कैसा, ये एक बेसिक रीजन है जिसकी वजह से आज का एक क्राइसिस हम देख रहे हैं और फ्लाइट कैंसलेशंस हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि डीजीसीए ने इस तरह के रूल्स क्यों लाए। दोस्तों ये रूल्स लाए थे एविएशन सेफ्टी बढ़ाने के लिए, एविएशन में जो फटीग आता है, जो थकान आती है, उसको कम करने के लिए। क्योंकि जब रिसेंट सर्विस डीजीसीए ने लिए थे, जितने पायलट से उन्होंने बात की थी, तो मैक्सिमम पायलट ने ये कहा था कि भाई हम थकान महसूस करते हैं और अगर पायलट थका हुआ होगा तो प्लेन के फ्लाइंग परफॉर्मेंस में फर्क पड़ सकता है, सेफ्टी एस्पेक्ट आ सकते हैं, प्लेन क्रैश होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और इसीलिए दोस्तों डीजीसीए ने पूरी सहमति के साथ, पूरे रिसर्च के साथ इस नियम को लागू किया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, जो इंटरनेशनल बॉडीज है उन्होंने भी बार बार इस चीज पे स्ट्रेस दिया है कि इंडियन एविएशन सिस्टम में पायलट का जो फटीग है उसके ऊपर सही तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है और इससे आने वाले समय में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। और जिस तरह का इतिहास रिसेंटली इस साल का हमने देखा है, ऑलरेडी बोइंग क्रैश हो चुका है, उसके रीजंस अभी तक सामने नहीं आए, लेकिन अगर कहीं पर पायलट का फटीग इन्वॉल्व है तो ऐसे सिनारियो बार बार ना आए, इसीलिए दोस्तों डीजीसीए ने ये नए नियम कानून लागू किए थे। लेकिन जब ये नए नियम कानून लागू हुए थे तो शायद एयरलाइंस ने इनको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था और उनको पता नहीं चला कि इसका इंपैक्ट किस तरह से आएगा। और इसका इंपैक्ट जो 10-20 कैंसिलेशन डेली हो रहे थे उससे बढ़ते बढ़ते दिसंबर का पहला हफ्ता आते आते 1000 कैंसिलेशन एक एक दिन में हो रहे हैं और एयरपोर्ट पूरी तरह से जाम हो चुके हैं, पूरी तरह से केओस में आ चुके हैं। और अगर बात सिर्फ एफडीटीएल रेगुलेशंस की वजह से होती तो बात अलग होती। जब बुरा समय आता है तो हर तरफ से आता है, उसी का ये बहुत परफेक्ट एग्जांपल है। क्योंकि एफडीटीएल रेगुलेशंस लागू हो गए, पायलट की कमी पड़ रही थी तो फ्लाइट्स कम उड़ रही थी। उसी के साथ साथ दोस्तों अगर आप दिल्ली या पुणे समान जो बड़े एयरपोर्ट से यहां पर देखेंगे, यहां पर भी टेक्निकल ग्लिचेस आना शुरू हो गए। कहीं पर चेक इन में प्रॉब्लम आए, कहीं पर बैगेज रिट्रीवल में प्रॉब्लम आए, कहीं पर एयरपोर्ट का जो ओवरऑल सिस्टम है वो क्रैश हो गया और इसके वजह से भी 10-20% कैंसिलेशंस और बढ़ गए। सिर्फ इतना ही नहीं, आज हम जिस महीने में है वो महीना विंटर का महीना है और विंटर के महीने में नॉर्थ इंडिया में अगर आप देखेंगे आपको फॉग का प्रॉब्लम आते हुए दिखेगा। जब भी फॉग का इश्यू आता है तो फ्लाइट्स इन जनरल डिले होती जाती है और इस साल भारत में ठंड अलग लेवल पर है, इस साल नॉर्थ इंडिया का पोल्यूशन अलग लेवल पर है और जब ठंड और पोल्यूशन का कॉम्बिनेशन होता है तो वहां पर स्मॉग क्रिएट होता है। स्मोक प्लस फॉग इज इक्वल टू स्मॉग और ये स्मॉग जो है फ्लाइट को और डिले करने पर मजबूर कर देता है। और इसीलिए दोस्तों ये सारे प्रॉब्लम जब एक साथ आ गए तो ये छोटा सा चैलेंज क्राइसिस का फॉर्म लेकर बैठा हूं। और दोस्तों ये प्रॉब्लम हमको बड़ा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि नवंबर दिसंबर का महीना शादियों का महीना होता है, फेस्टिवल्स का महीना होता है और यहां पर बाय डिफॉल्ट ही नंबर ऑफ फ्लाइट्स एयरलाइंस ज्यादा ऑपरेट करती है। और जब ऐसे सिचुएशन में अगर क्राइसिस आना शुरू हो जाए तो क्राइसिस डेफिनेटली एक बड़ा फॉर्म लेगा, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अब दोस्तों एफडीटीएल में जो रेस्ट पीरियड बढ़ाया गया था 36 से 48 आवर्स, ये तो एक बड़ी समस्या थी। दूसरे रेस्ट्रिक्शंस भी दोस्तों इसमें है जो बहुत बुरी तरह से इंडिगो के ऑपरेशंस को इंपैक्ट कर रहे हैं। दूसरे रेस्ट्रिक्शंस जैसे कि रात को उड़ने की जो लिमिट्स है उसको भी डीजीसीए ने चेंज किया है।
अगर आप इंडिगो की फ्लाइट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट या लेट नाइट फ्लाइट्स इंडिगो ज्यादा चलाता है और वो सस्ती भी होती है, क्योंकि रात के वक्त में बहुत सारे एयरपोर्ट जो है पार्किंग के चार्जेस नहीं लेते, तो वहां पर जाने वाली जो फ्लाइट्स होती है वो सस्ती होती है। रात के समय पर जब आप ऑपरेट करते हो तो आसमान में उतनी भीड़ नहीं होती, कम फ्लाइट्स होती है, तो बहुत आसानी से उड़ा जाता है। बहुत कम रेगुलेशंस में एयर ट्रैफिक कंट्रोल भी आपको मदद कर सकता है, तो ये बहुत कन्वीनियंट टाइम माना जाता था और इंडिगो ने इसको बहुत बेहतरीन तरह से यूज किया और अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करके इंडिया की नंबर 1 एयरलाइन कंपनी बन चुकी थी। लेकिन अब अगर किसी को रात की फ्लाइट उड़ानी है तो उनको पायलट को और भी ज्यादा रेस्ट देना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे भाई पहले ही ऑलरेडी 36 आवर्स से 48 आवर्स का आप रेस्ट दे रहे हो, अब नाइट टाइम ड्यूटी को भी आपको रेस्ट क्यों देना है? क्योंकि दोस्तों नाइट टाइम फ्लाइट का और एक नाम है रेड आई फ्लाइट्स। रेड आई फ्लाइट्स पता है क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आदमी सोता नहीं है तो आंखें लाल हो जाती है, और जब आंखें लाल हो जाती है इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहा है, आप फुल्ली फिट नहीं हो। तो डीजीसीए का ये मानना था कि जितनी ज्यादा नाइट फ्लाइट्स होंगी उतना ज्यादा बॉडी के ऊपर अलग से स्ट्रेस आता है, अलग से फिजिकल प्रॉब्लम्स आता है, और इसके वजह से उनकी स्लीप साइकिल्स भी डिस्टर्ब होती है, तो पायलट्स को ज्यादा रेस्ट देने की जरूरत है। अब इसका रिपरकशन क्या आएगा? इसका रिपरकशन ये आएगा कि इंडिगो को नाइट की फ्लाइट्स या तो कम करनी पड़ेंगी या तो उनको ज्यादा पायलट्स रिक्रूट करने पड़ेंगे, और ये दोनों चीजें एक साथ नहीं की जा सकती या इमीडिएट में नहीं की जा सकती, इसीलिए शायद आज हम ये क्राइसिस देख रहे हैं। तो इंडिगो की अगर बात करें तो इंडिगो के लिए डबल वहमी हो गया, डबल प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है कि भाई एक तो उनके पास पायलट की कमी हो चुकी है, और जो उनके बेस्ट अवेलेबल स्लॉट्स थे रात के उसके ऊपर भी अटैक हो चुका है, उसको भी चेंज करने का नियम आ चुका है, और इसीलिए शायद इंडिगो बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है। और ये प्रॉब्लम इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि इंटरकनेक्टेड फ्लाइट्स का इशू भी बीच में आ जाता है। अब दोस्तों होता क्या है कि एक पायलट हैदराबाद से उड़ के अगर दिल्ली जा रहा है तो दिल्ली से वो दूसरी फ्लाइट ले जाता है अमृतसर, और वहां से अमृतसर से वापस आता है हैदराबाद। लेकिन अगर हैदराबाद से ही पायलट दिल्ली में नहीं पहुंचेगा तो दिल्ली वाली फ्लाइट अमृतसर कैसे जाएगी, और अगर पायलट अमृतसर भी नहीं पहुंचेगा तो अमृतसर से फ्लाइट हैदराबाद कैसे वापस आएगी? तो अगर एक फ्लाइट कैंसिल होती है हैदराबाद की तो उसका जो डोमिनो इफेक्ट आता है वो आता है 3 फ्लाइट्स के ऊपर में। अब जैसे आपने डोमिनोज तो देखे होंगे कि अगर एक हिस्से को हम गिराते हैं तो अलग अलग हिस्से गिरते जाते हैं, उसी तरह से एक फ्लाइट कैंसिलेशन 3 से 4 फ्लाइट्स को अफेक्ट कर रहा है, और इसीलिए ये फिगर 1000 तक पहुंच चुका है। अब सवाल ये आता है कि हाँ भाई प्रॉब्लम है, सिर्फ छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इसके ऊपर किया क्या जा रहा है, इसका सोल्यूशन क्या आ रहा है? अब दोस्तों इसका सोल्यूशन सबसे पहले दिया है डीजीसीए ने। डीजीसीए ने थोड़े से रिलैक्सेशंस एयरलाइंस को दिए हैं, कुछ टेम्पररी पीरियड तक कुछ उनके जो प्रोविजंस है उनको सस्पेंड कर दिया है। जैसे कि एक रूल आया था कि जो 48 आवर्स का रेस्ट देना है उसमें अगर कोई वीकली ऑफ आता है या पायलट की पर्सनल लीव आ जाती है तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा, उसको उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा आवर्स देने होंगे इन 48 आवर्स को कंट्रीब्यूट करने के लिए। लेकिन डीजीसीए ने 10 फरवरी 2026 तक इन रूल्स को रिलैक्स कर दिया है, एयरलाइंस को परमिट किया है कि भाई आप चाहें तो कंटिन्यूएशन में 48 आवर्स कभी भी दे सकते हैं, और 10 फरवरी के बाद लेकिन इन नियमों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। तब तक आप चाहे तो नया रिक्रूटमेंट कीजिए, नया रोस्टरिंग कीजिए, नया रिशेड्यूलिंग कीजिए, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। इंडिगो के जो सीईओ है उन्होंने भी प्रेस रिलीज दी है, उन्होंने भी ये चीज बताया कि हम रिक्रूटमेंट पे ध्यान देंगे, नए पायलट्स को रिक्रूट करेंगे, स्लॉट्स कहीं ना कहीं पर कम करेंगे, जो अनवांटेड फ्लाइट्स है जो खाली जाती है शायद उनको कम करेंगे, और जो हेवी रूट्स है उनके ऊपर स्पेशल ध्यान देंगे कि ऐसे रूट्स डिस्टर्ब ना हो, जैसे कि मेट्रोस के बीच के जो रूट्स होते हैं दिल्ली मुंबई, दिल्ली हैदराबाद, दिल्ली कलकत्ता, इन सबको दोस्तों डिस्टर्ब ना किया जाए, इसके ऊपर स्पेशल ध्यान दिया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। इस पूरी समस्या में दोस्तों और एक इशू था जो एयरक्राफ्ट से रिलेटेड था। अब एयरक्राफ्ट बनाने वाली एक कंपनी है जिसका नाम है एयरबस, जिसका A320 मॉडल इंडिया की मैक्सिमम एयरलाइंस यूज करती है, और इंडिगो तो ऑलमोस्ट सारे एयरक्राफ्ट A320 के यूज करती है। रिसेंटली इन द मंथ ऑफ नवंबर एक नोटिफिकेशन एयरबस ने दिया था कि उनके जो कुछ एवियोनिक्स कंपोनेंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है जो प्लेन के अंदर जाते हैं, उनको सोलर फ्लेयर से कुछ इश्यूज आ रहे हैं, और इसलिए उन्होंने एक नया सॉफ्टवेयर अपग्रेड लाया था, और उन्होंने बोला था कि जो जो एयरलाइंस हमारी फ्लाइट चला रही है वो जल्दी से जल्दी सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर ले ताकि आने वाले समय में कोई सेफ्टी इश्यूज ना आए। तो दोस्तों ऑलरेडी एफडीटीएल रेगुलेशंस आ गए थे, ऑलरेडी विंटर का महीना आ गया था, ऑलरेडी स्मॉग आ गया था, एयरपोर्ट पे दिक्कतें चल रही थी, साथ ही साथ एयरबस ने भी एक नया नोटिफिकेशन निकाल दिया कि आपको सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना पड़ेगा, और ये अपग्रेड करने के लिए 12 से 24 घंटे लगते हैं, उसके लिए फ्लाइट को आइडल रखना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम्स भी आ रहे थे, तो डीजीसीए ने रिसेंटली
ये डिसीजन लिया है कि भाई ये अपग्रेड जल्दी से जल्दी खत्म किए जाए ताकि सेफ्टी में प्रॉब्लम ना आए, और एयरबस ने भी यहां पर हामी भरी है कि हाँ, हम जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो अब सवाल ये बचता है कि एक क्राइसिस आया, उसके लिए कुछ टेम्पररी सॉल्यूशंस ढूंढे गए, और मुझे पूरा भरोसा है कि इन सॉल्यूशंस के बेसिस पे स्ट्रीमलाइनिंग की जाएगी और फरवरी महीने के बाद में इस तरह की कैंसिलेशंस हमको नहीं देखने मिलेंगे। लेकिन फिर भी सवाल ये बचता है कि ये जो क्राइसिस आया, इससे हमने क्या सीखा। जो सबसे बड़ा लेसन हमको यहां पर मिलता है कि जब भी किसी भी मार्केट में मोनोपोली हो जाती है, तो वहां पर अगर उस मोनोपोलिस्टिक प्लेयर के साथ में कुछ भी दिक्कत आती है, तो उसका पूरा का पूरा इफेक्ट सिस्टम के ऊपर पड़ता है, सिस्टम क्रैश कर जाता है। इंडिगो भारत में 60% मार्केट शेयर होल्ड करता है, दिन के 2200 से ज्यादा फ्लाइट्स ऑपरेट करता है, और इसलिए जब इंडिगो के साथ प्रॉब्लम आ गई तो पूरी एविएशन सिस्टम अपने घुटनों पर आ गई। तो आने वाले समय पर हमको ये कोशिश करनी होगी कि किसी भी फ्लाइट कैरियर का जो मार्केट शेयर है वो 30% से बड़ा ना रहे या 40% से बड़ा ना रहे। अगर मोनोपोली आएगी तो मोनोपोली के साथ जो एसोसिएटेड प्रॉब्लम आती है वो भी मैग्नीफाई हो जाती है, और वहां से पूरा सिस्टम घुटने पर आ सकता है। तो मोनोपोली को कम करना ये इंडियन एविएशन सिस्टम का, डीजीसीए का फर्ज बनना चाहिए आने वाले समय के लिए। दूसरा सबक यहां पर यह मिलता है कि इंडिगो का जो मॉडल था वो लीन मैन पावर सिस्टम के ऊपर चलता था, फास्ट रीशेड्यूलिंग के ऊपर चलता था, फास्ट टर्न अराउंड टाइम के ऊपर चलता था। अगर आप देखेंगे इंडिगो वाज एक्चुअली परफॉर्मिंग वेरी वेल। अगर आप देखेंगे कि इंडिगो के जितने फ्लाइट्स है वो ऑन टाइम चलते थे, उनका जो टर्न अराउंड टाइम था, मतलब कि अगर हैदराबाद से फ्लाइट दिल्ली जाए और दिल्ली से उसको वापस आना है हैदराबाद, तो 1 घंटे में उनका टर्न अराउंड हो जाता था, विच वाज अमंग द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। और इसके लिए उन्होंने जो मैन पावर का मॉडल यूज किया था वो था लीन मैन पावर सिस्टम, मतलब कि कम से कम लोगों को यूज करके, ऑटोमेशंस और सिस्टम्स को यूज करके उसको इतना फास्ट कर लिया जाए कि कम से कम लोग यूज करके, कम से कम खर्चा लगा के उसको फास्टेस्ट पॉसिबल मोड में टर्न अराउंड किया जाए और फ्लाइट्स को सही समय पर चलाया जाए। लेकिन जब सिस्टम में बदलाव आया तो ये मॉडल खुद को एडजस्ट नहीं कर पाया। जो इंडिगो के एग्जीक्यूटिव्स थे वो जल्दी से इस प्रॉब्लम को भाप नहीं पाए, और अपने मॉडल को रीअलाइनमेंट ना करने की वजह से आज इतना बड़ा क्राइसिस आ गया है। होना ये चाहिए था कि ये जो नोटिफिकेशन है ये इमीडिएटली डीजीसीए ने नहीं दिया होगा, इसकी पहले से इंटीमेशन डीजीसीए ने दी थी, कम से कम 3 से 4 महीने पहले तो 100% दी ही होगी। और जब इतने पहले से आपको पता है कि भाई इस तरह के नोटिफिकेशंस आने वाले, इस तरह के रूल्स आने वाले, और शायद पायलट्स की अवेलेबिलिटी कम हो सकती है, पायलट चाह कर भी हवा में ज्यादा दिन नहीं उड़ सकता है, तो आपको नया रिक्रूटमेंट करना चाहिए था। लेकिन आपने सोचा कि हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके, किसी ना किसी तरह से सिस्टम की एफिशिएंसी को यूज करके काम को चला लेंगे, सिस्टम को चला लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई भी बिजनेस मॉडल कितना ही रोबस्ट क्यों ना हो, अगर उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स बदल जाते हैं तो बहुत बड़ा इंपैक्ट उस मॉडल के ऊपर आ सकता है, उसकी ऑपरेशनल लेवल पे, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। तो किसी भी बिजनेस मॉडल को एक्सटर्नल फैक्टर्स को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, बहुत ध्यान से कंसिडर करना चाहिए, किसी भी फैक्टर को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जो तीसरा सबक है वो है इंडियन ट्रेवलर के लिए, इंडियन आम आदमी के लिए, कि भाई हम समझते हैं कि हम सबसे महंगे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से अगर कहीं जा रहे हैं तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो हम ज्यादा फैसिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हमको वो फैसिलिटी मिलेगी ही। तो दोस्तों आपको यह समझने की जरूरत है कि हो सकता है इंडिया में हम अलग अलग ट्रैवल को क्लास स्ट्रक्चर में रखते हैं कि बस से ट्रैवल करने से बेहतर है ट्रेन से ट्रैवल करो, ट्रेन से ट्रैवल करने से बेहतर है फ्लाइट से ट्रैवल करो, और इसको हम स्टेटस सिंबल भी मानते हैं। और बहुत सारे लोग ट्रेन का ऑप्शन होते हुए भी फ्लाइट का ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ईगो की वजह से, सिर्फ और सिर्फ स्टेटस सिंबल की वजह से। लेकिन जो हमारी ये मान्यता है कि हम ज्यादा पैसा देंगे तो हमको ज्यादा अच्छी सर्विस मिलेगी या ज्यादा ऑन टाइम सर्विस मिलेगी, ये हमेशा सही नहीं हो सकता। बहुत टाइम पर ये हमारी जो धारणा है ये सही साबित होती है कि ज्यादा पैसा देने से ज्यादा कन्वीनियंस और ज्यादा ऑन टाइम अराइवल हमको मिल सकता है। लेकिन कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम भी आ जाता है कि भाई सिस्टम ही इस तरह से क्रैश हो जाए कि आपकी कोई वहां पर मदद ना कर सके। तो दोस्तों हमको भी हमारे सारे ऑप्शंस ओपन रखने की जरूरत है, हमको हर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को सही तरह से प्लान करने की जरूरत है, स्पेशली इन द सीजन्स लाइक विंटर, जहां पर इंडिया में शादियां होती है, जहां पर फेस्टिवल्स होते हैं और जहां पर जाना कंपलसरी हो सकता है। तो वहां पर सिस्टम का फायदा ले, चीजों को समझे कि किस तरह का कैओस हो सकता है, किस तरह का यहाँ पर भीड़ बढ़ सकती है, और इसके हिसाब से हमारा ट्रैवल हम प्लान करें। वैसे इस सारे सिनारियों में जो पैसेंजर है उसकी गलती बहुत कम है,
लेकिन उसके लिए एक लर्निंग है कि भाई हर तरह की इवेंचुअलिटी के लिए आपको तैयार रहना जरूरी है, क्योंकि समय कभी भी बदल सकता है और सिस्टम्स कभी भी क्रैश कर सकते हैं। अब सोचने वाली बात है कि क्या ये जो क्राइसिस आया है ये सिर्फ प्रॉब्लम लेकर आया है या कोई अपॉर्चुनिटी भी लेकर आया है। तो डेफिनेटली हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है और इस क्राइसिस में भी एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। सबसे बड़ा चेंज दोस्तों यहां पर आएगा कि इंडियन एविएशन हिस्ट्री में अब ज्यादा रिक्रूटमेंट्स होंगे, ज्यादा जॉब क्रिएट होंगे, क्योंकि नए रूल्स के हिसाब से पायलट बहुत कम समय तक ही उड़ सकता है। तो डेफिनेटली वहां पर ज्यादा पायलट्स इनको हायर करने होंगे अगर सेम नंबर ऑफ फ्लाइट्स इनको ऑपरेट करनी है। तो दिस इज अ गुड न्यूज, क्योंकि जॉब क्रिएशन जहां पर भी होता है, एक आदमी नौकरी पर लगता है तो उसके घर की हालत बदल जाती है, उसके परिवार की हालत बदल जाती है, सबको एक साथ फायदा होता है, समाज को एक साथ फायदा होता है। तो ज्यादा से ज्यादा पायलट अगर आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा परिवारों को नौकरियां मिलेंगी, ज्यादा से ज्यादा परिवारों का भला होगा। ये एक बहुत अच्छी खबर है जो मैं आने वाले समय में देख पा रहा हूं। उसी के साथ साथ दोस्तों जो करंट पायलट्स थे ये लोग बहुत स्ट्रेस में थे, बहुत ज्यादा फटीग में थे। इनका फटीग भी अगर कम हो रहा है तो ये उनकी पर्सनल लाइफ के लिए भी बहुत बेहतर है, उनकी पर्सनल हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतर है और ये सेफ्टी एस्पेक्ट्स के लिए भी बेहतर है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं जिस फ्लाइट में जाऊं वहां पर पायलट थका हुआ हो, मैं चाहता हूं कि वो फ्रेश हो, अपने बेस्ट पर हो, तभी वो मेरा फ्लाइट चलाए। और ये इंडियन एविएशन सिस्टम के लिए ओवरऑल एक विन विन सिचुएशन है, जहां पर सेफ्टी पैरामाउंट होनी चाहिए और सेफ्टी पैरामाउंट हो इसके लिए डीजीसीए ने कदम उठाया, इस बात की हमको सराहना करनी चाहिए। लेकिन अगर दो पॉजिटिव इंपैक्ट मैं आपको बता रहा हूं तो एक निगेटिव इंपैक्ट भी बताने की जिम्मेदारी मेरी बन जाती है, और वो निगेटिव इंपैक्ट होगा कंज्यूमर के ऊपर, फ्लायर के ऊपर, जो आम आदमी रोज उड़ने के सपने देखता है उसके सपने के ऊपर। अब दोस्तों जब ज्यादा पायलट्स को हायर करना होगा, जब ज्यादा फ्लाइट्स चलानी होगी, जब पूरे नियम कायदे को फॉलो करना होगा, तो डेफिनेटली ज्यादा सैलरीज देनी होगी, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाएगा। और ये जब कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ जाएगा, या तो इंडिगो या अदर फ्लाइट कंपनीज जो है वो इसको अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी से इसको एब्जॉर्ब कर लेंगी, या तो दोस्तों टिकट्स की कॉस्ट बढ़ाएगी। ये जो बढ़ा हुआ कॉस्टिंग होगा ये हो सकता है एक आम जनता के ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाए, और आने वाले समय में हम देख सकते हैं 10 से 20% का एयर फेयर हाइक आपको दिखेगा। जो टिकट होगी वो 10 से 20% से महंगी हो सकती है। और अगर ये 10 से 20% से हाइक हो रही है तो आम आदमी को चिल्लाने की जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत है कि भाई ये जो पैसा आप एक्स्ट्रा दे रहे हो ये आपकी इंक्रीज सेफ्टी के लिए आप दे रहे हो सकता है आने वाले समय में ज्यादा ऑपरेट करके, इकोनॉमी ऑफ स्केल को हासिल करके, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम में डील करके इंडिगो समान एयरलाइंस इस कॉस्ट को कम कर दे और फाइनली फिर से टिकट्स सस्ती हो जाए। लेकिन आने वाले 6-7 महीने में आप ये फिनोमेना देखेंगे कि फ्लाइट टिकट जो होंगी 10 से 20% से आपको महंगी होते हुए दिखेंगी। तो दोस्तों आज जो हम एविएशन इंडस्ट्री का क्राइसिस देख रहे हैं, ऐसा क्राइसिस वंस इन अ डिकेड आता है, वंस इन अ सेंचुरी आता है, और वो क्राइसिस जब भी आता है तब एक नए सिस्टम को डेवलप करता है, एक नई उम्मीद को डेवलप करता है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंडिगो के साथ जो भी अभी हो रहा है, इंडियन एविएशन सिस्टम के साथ जो भी हो रहा है, इससे हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, इससे हम उभर कर बाहर आएंगे, सिस्टम्स को और बेहतर करेंगे, ज्यादा जॉब्स क्रिएट करेंगे, पायलट्स की और क्रूज की पर्सनल लाइफ वर्क बैलेंस को हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे, उनकी पर्सनल हेल्थ को भी इंपॉर्टेंस देंगे, सेफ्टी को भी इंपॉर्टेंस देंगे, और इंडियन पैसेंजर के ऊपर जो टेम्पररी का जो बर्डन बढ़ा हुआ है एयर फेयर का, वो आने वाले समय में धीरे धीरे कम होगा। इसी के साथ साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं बाकी एयरलाइन से भी गुजारिश करूंगा, क्योंकि डिमांड सडनली बढ़ गया है, फ्लाइट्स ऑपरेशन कम है, तो आप सब ने फ्लाइट्स के रेट बहुत ज्यादा बढ़ा दिए हैं। जो फ्लाइट्स पहले 10,000 की मिलती थी अब वो 20,000 की मिल रही है। ऑलमोस्ट 100% का हाइक एयरफेयर में दिखा जा रहा है, जो बिल्कुल भी एथिकल नहीं है, मॉरल नहीं है। यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को इंटरफेयर करने की जरूरत है, प्राइसेस को कंट्रोल करने की जरूरत है, सिचुएशन जो इवॉल्व हुई है उसको एक्सप्लॉइट ना होने देने का जरूरत है कि भाई एक एयरलाइन कैरियर अगर गिर रहा है तो बाकी सारे एयरलाइन मिलकर उसको एक्सप्लॉइट ना कर ले, उसको देखने की जरूरत है। उसके लिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन जरूरी होगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि करंट जो हमारी सरकार है वो इसके ऊपर डेफिनेटली ध्यान देगी और इस तरह के माल प्रैक्टिसेस ना होने देगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में छोटा सा वैल्यूएशन जरूर किया होगा। अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कुछ मुद्दे मैंने छोड़ दिए तो डेफिनेटली आप बताइएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बात जरूर बताइएगा कि आज भी आपकी फेवरेट एयरलाइंस कौन सी है,
हो सकता है कल तक आपकी फेवरेट एयरलाइंस इंडिगो हो, लेकिन अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है तो आज शायद आपका ऑप्शन बदल चुका हो। तो मैं जानना चाहूंगा, एक सर्वे छोटा सा करना चाहूंगा कि इतना क्राइसिस आने के बाद भी क्या आप इंडिगो एयरलाइंस को ट्रस्ट करते हैं, क्या आपका प्रेफरेंस चेंज हो चुका है? तो दोस्तों डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनके जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएशन हो सके। अगर आपको इस तरह की केस स्टडीज पसंद आती है, अगर आपको अलग अलग फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिस्टम्स समझने में मजा आता है, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन, क्योंकि दोस्तों इस तरह के डिस्कशन बहुत डिटेल में हम आपके लिए लाते हैं, आसान भाषा में आपके लिए लाते हैं, ताकि आपकी जिंदगी में वैल्यू एडिशन हो सके। तो दोस्तों आज तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आपका चैनल है, आपके फायदे का चैनल है। तो चलिए दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक नए डिस्कशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।